वाले हैं इस लेक्चर में फिजिकल डिवीजन, है ना। हम लोग फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जो ज्योग्राफिकल डिवीजन जिसको कहा जाता है या फिजिकल डिवीजन, दोनों में से जो भी बोलेंगे करेक्ट होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसा लेक्चर होने वाला है आपके लिए कि जितने भी आपके अपकमिंग ज्योग्राफी के लेक्चर्स होंगे या जितने क्वेश्चंस भी बनते हैं उसका एक ये कंक्लूजन है पूरा, है ना। अक्सर आप लोग पढ़ते कैसे हो कि आपको पहले कंटेंट पढ़ाया जाता है, फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन बताया जाता है। यहाँ पे उल्टा है, आप पहले आज कंक्लूजन समझ जाओगे, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी इजी होती जाएगी, ठीक है। तो ये लेक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ज्योग्राफी का कंटेंट है जो आपसे पूछा गया है, एमपीजीके के सिलेबस में लिखा है, उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश करेंगे। इसी को आप बोलते हैं ये फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है, करेक्ट। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे डिवाइड होता है। फिजिकल डिवीजन जो होता है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि स्पेशली, है ना, या मेनली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अगर हम 3 पार्ट की बात करें तो देखिएगा वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। एक हिस्सा जो है, ये 3 पार्ट जो आप बता रहे हैं उसमें से एक जो है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, करेक्ट। उसके बाद एक सेकेंड, ये आवाज थोड़ी ज्यादा। दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका कहलाता है सतपुड़ा मेकल। क्या कहलाता है ये, सतपुड़ा मेकल। और थर्ड पार्ट जो है उसको आप कहते हैं, या तो आप कहेंगे उसको ईस्टर्न प्लेटू, है ना, आप इसको कहेंगे ईस्टर्न प्लेटू, या फिर आप इसको कहेंगे, इसी का नाम है बघेलखंड, करेक्ट। तो दोनों नाम इसी के हैं, ईस्टर्न प्लेटू बोल दीजिए या बघेलखंड प्लेटू बोल दीजिए, दोनों यही है। अब आपके पास ये 3 पार्ट तो हैं, ये बात तो आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन ये 3 पार्ट में भी अगर आप टोटल पूछें, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पीएससी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मध्य प्रदेश को कितने ज्योग्राफिकल डिवीजन में या फिर फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो आपके पास ऑप्शन, या तो ऑप्शन में 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 3 नहीं मिला तब आप आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि वहां पर जब 3 नहीं लिखा होगा तो एक ऑप्शन जरूर होगा जिसमें 7 होगा, ठीक है। तो फिजिकल डिवीजन में एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसको हम 7 डिवीजन भी बता सकते हैं, बट वो पूछेगा तो, है ना। अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। अब वो जो आपको 7 बताए जा रहे हैं वो कौन से हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक मैप है ना। इसमें आपको अलग अलग मध्य प्रदेश के डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। 7 डिवीजन दिखेंगे मध्य प्रदेश को, समझाते हैं धीरे से, और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो 7 डिवीजन होते कौन से हैं। सतपुड़ा मेकल रीजन जो है, इसको मैं लिख दूं, सतपुड़ा मेकल रीजन जो है ये अपने आप में इंडिविजुअल है। ये अपने आप में इंडिविजुअल है, इसका आप कुछ अलग से याद नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे ये सेंट्रल हाईलैंड की, है ना, जब बात सेंट्रल हाईलैंड की जाती है तो इसके अंदर भी और क्लासिफिकेशन है, जिनको हम बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो अभी 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं जो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आते हैं। तो आपने टोटल बताया है कि ज्यादा से ज्यादा आपसे अगर पूछेगा तो वो 7 पूछेगा, है ना। तो 7 के नाम हमें पता होना चाहिए, वो 7 कौन से हैं, वही अपन देखने जा रहे हैं। दो तो आपके सतपुड़ा और ईस्टर्न वाला तो ऐसा एज इट इज रहेंगे, है ना। ये जो सतपुड़ा और ईस्टर्न वाले हैं, ईस्टर्न रीजन वाले, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो चेंज आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आप क्या पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे मालवा को, ठीक है, मालवा प्लेटू, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल मालवा लिख देता हूं, ठीक है। एक आप पढ़ोगे मालवा प्लेटू, फिर उसके बाद एक आप पढ़ोगे यहां पर नर्मदा सोन वैली, ठीक है। यहां पर आप क्या पढ़ोगे, नर्मदा
ठीक है, नर्मदा सोन वैली। फिर इसके सेंट्रल हाईलैंड के अंदर और आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना वाला क्षेत्र मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, यहां पर देखिएगा बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो भी किसके अंदर आता है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। और बुंदेलखंड से जस्ट ऊपर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मध्य भारत, क्या मिलेगा, सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, इंडिया प्लेटू बोलते हैं उसको, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत, करेक्ट। तो ये आपके पास हो गए 5, है ना, ये हो गए 5, और ये हो गया छठवा, और इसको अपन 6th नंबर दे देंगे और इसको अपन 7th नंबर दे देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ऐसे देखा जाए तो 3 पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा और ईस्टर्न वाला। लेकिन अगर टोटल 7 पूछा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये 5 आपके पास ये हो जाएंगे, छठवा ये और 7वां ये। तो ये 7 फिजिकल या ज्योग्राफिकल डिवीजन, जो आप इनको कहना चाहें, ज्योग्राफिकल कहेंगे तो भी सही होगा, फिजिकल कहेंगे तब भी सही होगा। तो ये डिवीजन है जो मध्य प्रदेश के हैं। अब इनको देखते हैं हम वन बाय वन। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनका डिवीजन कहां से कहां तक है, या किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। चलिए देखिए, एक मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र अगर हम बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, ये मालवा का क्षेत्र है, राइट। इस कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये मालवा है, यहां पर लिखा हुआ भी है। अब मालवा के बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको मिलेगी सोन वैली, ये है आपकी सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी भी कहते हैं इसको, सोन घाटी हो गई, नर्मदा सोन घाटी। उसी के जब जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सतपुड़ा मेकाल, क्या मिलेंगे, सतपुड़ा मेकाल, ठीक है, ये हो गया सतपुड़ा मेकाल सीरीज। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा बघेलखंड, जिसको आपने अभी अभी पूर्वी पठार भी कहा है या ईस्टर्न प्लेटू कहा है, क्योंकि ये किस साइड पड़ रहा है, ईस्ट साइड पड़ रहा है, क्लियर है, इसलिए इसको आप ईस्टर्न प्लेटू कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर ये है जो मध्य भारत का पठार, अभी हमने लिखा है क्लासिफिकेशन में मध्य भारत का पठार, ये रहा, ये मध्य भारत का पठार। और इसके बाद बुंदेलखंड भी लिखा है आपने, तो ये बुंदेलखंड आपका ये वाला क्षेत्र है, ठीक। अब जब आप ये पढ़ेंगे तो एक क्षेत्र और बचता है, और वह है रीवा पन्ना का पठार, जो ये येलो कलर से आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये रीवा पन्ना का होगा। तो हो गए 7, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। सातों के नाम याद रखना है आपको, सातों के नाम याद रखने के साथ में इनका डिवीजन जो है वो भी देखना है। और इसके इन सब के साथ में एक चीज यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है वो देखना जरा। आप देखेंगे कि पिंकिश कलर जो है ना, ये यहां भी दिख रहा है पिंक कलर आपको, है ना, और पिंक कलर आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर आप तो ऑरेंज कलर का थोड़ा सा डार्क ऑरेंज देखें तो यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है, ये है कि मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत प्लेट्यू जो है वो 2 पार्ट में है, एक पार्ट यहां पड़ता है तो एक पार्ट यहां पड़ता है, ये 2 पार्ट हो गए। दूसरा जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है वो 2 पार्ट में है, तो ये हो गया एक बुंदेलखंड का प्लेटू, ये दूसरा बुंदेल, मतलब 2 पार्ट में है और कुछ नहीं है। तो ये पूरा वाला क्षेत्र इतना बुंदेलखंड का प्लेटू कहलाएगा, लेकिन बाकी यूपी में है, तो मध्य प्रदेश में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, फिर इसके बाद आगे नीचे डिस्कस करते हैं। मालवा का पठार, नर्मदा सोन वैली, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड और मध्य भारत। अगर हम इतनी की बात करें यहां तक, है ना, ये वाली, ये पूरा ले लो और नर्मदा सोन वैली भी ले लो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड। फिर आता है सतपुड़ा मेकल और फिर एक बघेलखंड, बस इतनी बातें हैं, ये डिवीजन है अपना, ठीक। करें वन बाय वन स्टार्ट, है ना। वन बाय वन स्टार्ट करने के पहले ये हिंदी में मैप लिया हुआ है, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एज इट इज आपको मिलेगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन, ये हेडिंग यहां पर देखिए लिखी हुई, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें कैसे समझते हैं, समझो, देखो ये मैप है आपके पास। अगर हम वन बाय वन की बात करें तो हम लोग अलग से हमने ये डिटेल किया हुआ है, देखो इस तरीके से, पर अभी मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। ये वाला क्षेत्र मालवा वाला हो जाएगा, राइट, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मालवा वाला क्षेत्र। अब इसमें आपको कितनी चीजें देखने को मिलेगी, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। जैसे
ये मालवा ले लीजिए, ये मालवा प्लेट्यू हो गया। मालवा प्लेट्यू में अगर आप देखेंगे तो मालवा प्लेट्यू के अंदर बारिश अगर कितनी होती ये कोई पूछे आपसे, या रेनफॉल कितना होता है, एक एवरेज निकाला गया है ना, फिर रेनफॉल के बारे में अलग से पढ़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। देखो समझते हैं, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 125 सेंटीमीटर। अब मालवा प्लेटू यहां पर है, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर नर्मदा सोन वैली। क्या मिलेगी? नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर बारिश जो होती है वो 125 सेंटीमीटर पर ईयर होती। वैसे ही अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, ऊपर मतलब मध्य प्रदेश में नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको यहां पर मिलता है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेटू मिलता है। ठीक है, मध्य भारत प्लेटू में आपको भिंड मुरैना सभी मिलेंगे, तो यहां पर एक क्षेत्र मिलता है भिंड, है ना। इस भिंड वाले एरिया में एक फैक्ट आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा, सबसे कम बारिश कहां होती है? तो भिंड में होती है। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड में जाने पर रेनफॉल जो होता है, एवरेज रेनफॉल जो होता है एनुअल, वो कम होते जाता है। तो देखिए यहां पर नर्मदा सोन वैली के पास में आपने देखा रेनफॉल 125 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन जैसे ही आप मध्य भारत के पास पहुंचे आपका रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो गया 75 सेंटीमीटर। ये एक अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, इसको कोई आप अथेंटिक नहीं मानेंगे, ये आप पढ़ने के लिए लिख रहे हैं केवल। ठीक है, अभी और समझाते हैं। आगे देखिए, मालवा के बारे में यहां पर लिखा है 28%। क्या लिखा है? 28%। आप ये देखेंगे कि मालवा जो है, मालवा का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के जितने आपने फिजिकल डिवीजन किए हैं, मध्य प्रदेश, इसकी मैं एक काम करता हूं, एक बार बाउंड्री थोड़ी सी ना डार्क कर देता हूं, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे जब आप पढ़ो। मध्य प्रदेश की बाउंड्री डार्क कर रहा हूं, बाकी ये मेरे जो पार्टीशन किए हैं तो आप देख ही लेना। आपको मध्य प्रदेश की बाउंड्री मिल जाए, बाकी तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है ना। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर जो पार्टीशन किए हुए हैं, अगर इनकी भी बात कर लें थोड़ी सी, अंदर जो पार्टीशन है, तो एक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसी का बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत हो गया। फिर उसके बाद ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र अभी हमने देखा, ये बुंदेलखंड है। ये क्या है? बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड हमने याद रख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से लगा के ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है रीवा पन्ना प्लेटू। क्या कहलाता है? रीवा पन्ना प्लेटू। ठीक है, तो ये रीवा पन्ना प्लेटू हो जाएगा, अभी डिटेल करेंगे। ये राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में कौन सा प्लेटू है? बघेलखंड प्लेटू है, हमने लिखा ईस्टर्न साइड में बघेलखंड प्लेटू हो गया। ये पूरा यहां से यहां तक जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश का 28%, और ये है आपका मालवा। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो मिलेगी नर्मदा सोन वैली, है ना। उससे नीचे कौन है? नर्मदा सोन वैली है। नर्मदा सोन वैली का एरिया देखेंगे मालवा के जस्ट मिलेगा, नीचे मिलेगा। और नर्मदा सोन वैली के नीचे आपको मिलेगी सतपुड़ा। तो ये क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन है। अब इसको अपन डिटेल करते हैं वन बाय वन। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है जो आगे ज्योग्राफी का मैं बोल रहा हूं समरी है। देखिए, सबसे पहला हम फिजिकल डिवीजन में पहला पार्ट लेते हैं, मालवा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मालवास प्लेटू या मालवा का पठार। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, आपको दिखाई दे रहा है 28%, है ना। अगर नहीं दिखाई देता तो देखना पड़ेगा, ये 28% लिखा हुआ है। 28% मतलब मालवा का जो क्षेत्र है 28% पर है। अब इसी तरीके से मैं आपको बाकी के परसेंटेज बताता हूँ, फिर याद रखने का तरीका बताता हूँ। मालवा के बाद आप देखेंगे आपको जस्ट नीचे नर्मदा सोन वैली पड़ेगी और उस पर लिखा है 26%। 26%। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो सतपुड़ा मिलेगा, वो लिखा है 11%। फिर नीचे आएंगे आप तो, नीचे नहीं, अब आप जाते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ, तो सेंट्रल इंडिया जो है आपका, मध्य भारत जो है वो 10.7% है। फिर उसके बाद और अगला आते हैं आप, जहां पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं तो वो है 7.7%। फिर आते हैं आप किसमें? रीवा पन्ना प्लेटू में, तो ये आपको मिलेगा 10%, 10.3%। फिर आपको मिलेगा बघेलखंड जो कि 7% के आसपास। ठीक है ये बात। तो ये सारे प्लेट्यूज आपके हो गए खत्म। अब हम इनको एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। देखो, जब आप मालवा बताएंगे तो आप बोलेंगे कि मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा 28 तो उसके नीचे 26। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो सतपुड़ा मैकाल है,
सतपुड़ा मैकाल 11% है। कितना है? 11। तो जस्ट इसके ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला और फिर सबसे ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड पे, सॉरी सेंट्रल इंडिया पे चले जाओ, ये आपको मिलेगा 10.7%। क्लियर? फिर उसके बाद यहां से आप पहुंचोगे रीवा पन्ना पे, तो रीवा पन्ना पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा 10.3%। अब दो बचे हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये बच्चों को कंफ्यूज बहुत करते हैं, है ना, कि बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो पहले तो कोई जो टीकमगढ़ साइड का हो या टीकमगढ़ ओरछा वगैरह सुना हो तो आपने ये जानते होंगे आप लोग कि ये बुंदेलास जो है कहाँ रहते हैं, बुंदेलास ज्यादातर कहाँ रहते हैं, वो बुंदेलखंड में रहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है, जो ग्वालियर के पास से लगा हुआ है। और ईस्टर्न वाले मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वो बघेलखंड कहलाता है। अब यहां से परसेंटेज याद रखना है, तो देखो बुंदेलखंड और बघेलखंड में दो पार्ट में डिवाइडेड कौन है? बुंदेलखंड डिवाइडेड है। बुंदेलखंड डिवाइडेड है तो हमने उसको बोला 7.7%, और बघेलखंड डिवाइडेड नहीं है इसलिए हमने उसको केवल बोला 7%, 7%। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आपका परसेंटेज। अब मालवा की बात करें तो 28%। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल डिवीजन है ये मालवा। ठीक है, इसको एक चीज यहां पर लिख लेते हैं, लार्जेस्ट डिवीजन, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। 28% पे है टोटल मध्य प्रदेश के एरिया का, 28% केवल मालवा में आता है। ठीक है, अब देखिए यहां से मालवा के क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। यहां पर अगला क्या लिखा है आपके लिए? क्रॉप्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब फिर ये बातें सामने आएंगी, लेकिन अभी जान लो एक बार कि मालवा जो है, मालवा में क्या उगाया जाता है। अगर कोई मालवा से बिलोंग करता होगा तो उसको ये बात पता होगी बिल्कुल कि मालवा वाले क्षेत्र में जो है गेहूं, चावल, सोयाबीन, मूंगफली, इनकी पैदावार की जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, कपास, इवन कपास भूल गया था, मूंगफली, है ना, गन्ना, ये सारी चीजें कहाँ पे बोई जाती है? ये बोई जाती है मालवा वाले क्षेत्र में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट की। अगला पॉइंट हमने किसका कवर किया हुआ है? फॉरेस्ट का कवर किया है। तो फॉरेस्ट को देख लो। फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आपको टीक, सेमल, हल्दू, साल, तेंदुपत्ता, सलाई, इसके ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में या ट्रीज में आप समझ सकते हैं कि ये जितने नाम मैंने लिए, हल्दी, नीम, तेंदुपत्ता, सेमल, है ना, ये सब की सब कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं मालवा वाले क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग रॉक सिस्टम की, रॉक्स की। क्या हमने लास्ट क्लास में जब रॉक्स पढ़ा था तब ये बताया था कि डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है। और बेसाल्ट रॉक्स जो है वो आपकी इग्नियस टाइप की होती है। तो यहां पर देखो डेक्कन ट्रैप, इग्नियस, बेसाल्ट रॉक्स और लावा, लावा से बनी हुई है। हमने रॉक्स के बारे में सारी बातें यहां पर बता दी। क्लियर? अगला पॉइंट यहां पर आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि हमने सॉइल के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? सॉइल के बारे में। सॉइल मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जहां पर सोयाबीन और कपास होता हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल होगी। कैसी होगी? ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कपास जो है, कॉटन जो है, उसका सबसे अच्छा प्रोडक्शन अगर आप किसी सॉइल में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा किसमें? ब्लैक सॉइल में। इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। करेक्ट यहां तक बात? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आपको एक और चीज देखना है और वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बोल लें या हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रिवर है। दो में से आप जो भी बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं इसको, कि आप तो ड्रेनेज सिस्टम या रिवर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर आप रिवर्स देखेंगे यहां पर तो रिवर कौन कौन सी है? चंबल नदी है, बिल्कुल, जानापाव से निकलती है। मालवा वाला क्षेत्र इंदौर वाला है। अच्छा, एक पॉइंट आप और कर सकते हैं, पता है क्या है? आपको याद हो तो मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स और उसके डिवीजन भी लिखे हुए थे, याद है ना। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी, जब थोड़ा सा मैप बताया था, मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि मैप को कैसे याद रख सकते हैं आप मध्य प्रदेश का। तब आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको उनको याद रखना पड़ेगा। अब जब आप डिस्ट्रिक्ट्स याद रख लेंगे तो आपको मालवा क्षेत्र में आने वाले, मालवा क्षेत्र में आने वाले मतलब इस एरियाज में आने वाले डिस्ट्रिक्ट के नाम पता चल जाएंगे। क्या इंदौर, उज्जैन, देवास, है ना, आपका रतलाम, धार, झाबुआ, इवन भोपाल तक, है ना, सीहोर, भोपाल, यहां तक का एरिया क्या मालवा के अंदर आता है। तो जब आप मैप देखेंगे आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि ये मालवा का क्षेत्र है। तो आपको यहाँ पर इसके मालवा के अंदर जो जिले आते हैं उसका केवल एक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा याद हो,
लेकिन आइडिया तो हो। ठीक, चलिए बात करते हैं मालवा की रिवर्स के बारे में। तो माही रिवर धार से, चंबल रिवर हमारी जानापाव से, फिर शिप्रा, शिप्रा इंदौर से, गंभीर, धसान, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, है ना। तो ये सारी रिवर जो है ये मालवा से फ्लो होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। आज थोड़ा लाइट प्रॉब्लम दे रही है ना, पावर कट हो गया था बीच में। तो हम बात कर रहे थे मालवा की, है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, लास्ट आपका जो लेक्चर है बीच में कट हो गया था थोड़ा सा, तो देख लेते हैं, वापस यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। मालवा में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको फटाफट क्विक में। हम बोल रहे हैं कि मालवा में हम लोग ना इस तरीके से देखते हैं कि मालवा में कौन कौन सी चीजें हमको इसी डायग्राम से समझ में आ जाती है। तो पहली बात तो कि मालवा का जो है एरिया अगर आप देखें तो 28% है, जिसकी वजह से ये जो है ये मालवा लार्जेस्ट प्लेटू बन जाता है या लार्जेस्ट एरिया बन जाता है। इसको दोनों नाम याद रख सकते हैं, लार्जेस्ट प्लेटू या एरिया, है ना, या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, सबसे बड़ा, जितने भी आपने 7 डिवीजन किए उसमें सबसे बड़ा मालवा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, क्रॉप्स के नाम देखे थे। क्रॉप्स आपने बोला वीट, स्पेशली वीट और सोयाबीन और कपास, आपको कॉटन याद रखना है। उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे ट्रीज देखे, जिसको आप फॉरेस्ट कह रहे हो कि ये इस टाइप का हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है या ट्रीज हमें मिलते हैं। टीक, सेमल, हल्दू, साल, है ना, नीम वगैरह। साल तो कम मिलता है, नीम, तेंदुपत्ता वगैरह मिलता है। फिर हमने यहाँ पर कहा कि हमें किस टाइप की रॉक्स मिलती हैं, है ना। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में जो रॉक्स है वो कौन से टाइप की है, तो इग्नियस टाइप की रॉक्स है, बेसाल्ट या डेक्कन बोल दोगे इनको। फिर यहाँ पर अपन बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल अपने पास कौन सी हो जाएगी, ब्लैक सॉइल हो जाएगी, है ना, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ये अपने बात कर ली थी। यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, एक चीज ये देखने को मिला, इससे अपन को पता चलता है रेनफॉल कितना हो रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मालवा वाले क्षेत्र में रेनफॉल का भी वेरिएशन है। जब नर्मदा सोन वैली के पास में देखेंगे तो 125 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई देगा, लेकिन यही आपको जब आप नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो यही रेनफॉल कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाता है आपका 75 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्या है, ये सारी रिवर्स है। रिवर के बारे में भी अपन यहां से पढ़ सकते हैं, रिवर कौन कौन सी है। तो रिवर के बारे में देख लो, अपने यहाँ पर माही, शिप्रा, चंबल, काली सिंध, गंभीर, धसान, है ना, बेतवा, ये रिवर यहां से निकलती है। ठीक, बढ़े आगे। इसी तरीके से हमारे पास अगले भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे अब अपने पास है नर्मदा सोन वैली, जस्ट मालवा के नीचे वाला क्षेत्र 26%। अभी आपको बताया कि मालवा 28% आप याद रखेंगे और 26% जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 26% पे आपका नर्मदा वैली हो जाएगी। अब नर्मदा वैली जो है ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर अपन रेनफॉल देखें तो अगेन आपका कितना रेनफॉल दिख रहा है, 125 सेंटीमीटर। ये हमने पहले ही बात कर ली मालवा में कि इस वाले क्षेत्र में जो है पानी जो है ज्यादा गिरता है। और क्यों ज्यादा गिरता है, रेनफॉल ज्यादा क्यों है यहाँ का, इसको मैं क्लाइमेट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से क्लाइमेट, मतलब जो मॉनसून की एक ब्रांच आती है जो नर्मदा सोन वैली में एंटर करती है और फिर वहां पे पानी गिराती है। ठीक है, वहीं पर अगर अपन बात करें यहाँ पर रिवर्स की, तो रिवर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी रिवर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो रिवर में देखिए, नाम पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है, हिरण, तिंदोनी, बारना, चंद्रशेखर, मान शेखर, दूधी, तवा, है ना, कुंदी देव, एक्सेट्रा। ये रिवर्स जो हैं इतनी सारी लिखी, लेकिन इनमें कोई भी मेजर रिवर आपको नहीं मिलेगी तवा को छोड़कर। तो फिर ये क्या है, ये सभी रिवर जो हैं ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, नर्मदा सोन वैली पढ़ रहे हो। नर्मदा सोन वैली पढ़ोगे तो नर्मदा के आसपास की जो नदियां हैं वो उसमें आकर जो पानी मर्ज करेगी, सहायक नदियां होंगी, वो ट्रिब्यूटरी, ये नाम लिखे यहाँ पर। क्लियर। अब वही बात करेंगे फॉरेस्ट, क्रॉप्स, है ना, रॉक्स, है ना, मिनरल वगैरह की। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर सॉइल की बात करूं, चलो पहले नंबर पे यहाँ पे सॉइल लिखा, सॉइल की बात करते हैं। मालवा से लगा हुआ क्षेत्र है, मालवा से लगा हुआ अगर क्षेत्र होगा तो मालवा के पास वाले क्षेत्र में किस टाइप की सॉइल मिलती है, मालवा में कौन सी मिलती है, ब्लैक। तो हम बोलेंगे नर्मदा सोन वैली में जो है वो डीप ब्लैक सॉइल मिलती है। डीप ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है गहरी काली मिट्टी। ठीक है, वहीं पर दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब फॉरेस्ट यहाँ पर कैसा है, पानी क्योंकि ज्यादा गिरता है तो थोड़ा सा फॉरेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, एवरग्रीन टाइप का होगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट का नाम लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर। इसमें अगर हम लोग ट्रीज की बात करें तो टीक, मैंगो, साज, मलबेरी,
अंजन, बेजा, सलाई एक्सेट्रा, ये इसके ट्रीज है। ट्रीज नहीं पूछा जाता पर फिर भी याद रख लो, थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो। उसके बाद बात आती है क्रॉप की, कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र नर्मदा सोन वैली में कौन सी क्रॉप्स होती है मेनली। तो क्योंकि ब्लैक सॉइल है इसलिए कॉटन होना तो स्वाभाविक सी बात है, वीट होना स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर, है ना, ग्राउंडनट होना, मूंगफली होना स्वाभाविक सी बात है, ग्राम्स जो है ना, ग्राम्स और पल्सेस, दाल और तिलहन वगैरह जो है ये भी सब यहाँ पर होती है। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और आई है, और वो आई है यहाँ पर मिनरल्स। क्या आए हैं? मिनरल्स आए हैं। मिनरल्स किसे कहेंगे आप? मिनरल यहाँ पर क्यों आए और मालवा में आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो मालवा वाले क्षेत्र में मिनरल्स की अगर अपन बात करें तो वहां पर कोई खास मिनरल हमको देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, तो फिर मिनरल्स क्यों नहीं मिलते? पहली बात तो क्योंकि वहां पर इग्नियस टाइप की रॉक्स हैं। ये रॉक्स वो होती हैं, इग्नियस या बेसाल्ट या फिर डेक्कन ट्रेप, जो अर्थ की उत्पत्ति के बाद पहले नंबर पे बनी, जहां पर कोई मिनरल नहीं मिलता, हमें कोई फॉसिल नहीं मिलता, कोई लाइफ नहीं है वहां पर। याद करिए लास्ट क्लास में जब आपको रॉक्स पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर पहली वाली जो रॉक है आपकी आग्नेय आर्कियन जो आप बोलते हो, वो कैसे बनी थी? इग्नियस से बनी थी। करेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है मालवा वाले क्षेत्र में। लेकिन जब हम नर्मदा वो सोन वैली में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको जो रॉक्स मिलती है वो मिलती है लाइमस्टोन, मार्बल, क्ले, फायर क्ले, है ना, गेरू, इस टाइप की क्या मिल जाती है यहाँ पर आपको? रॉक्स मिल जाएंगी, मिनरल मिल जाएंगे। क्लियर। आ गई नर्मदा सोन वैली भी समझ में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है अपना सतपुड़ा मेकल सीरीज। सतपुड़ा मेकल सीरीज की बात करें तो ये 11% पे है ना। परसेंटेज याद रखना बहुत जरूरी है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आइदर वो आपको डायरेक्ट नाम देगा और बोलेगा परसेंटेज बताओ, क्या बोलेगा? परसेंटेज बताओ। या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है अरेंज इन सीक्वेंस। ठीक है, क्यों सीक्वेंस में अरेंज करना है या किस तरीके से अरेंज करना, वो बोल देगा कि मध्य प्रदेश के डिफरेंट प्लेटूज जो हैं या जो पार्टीशन है या जो आपके पास एक डिवीजन है, इनको आप क्या करिए, इनको डिवाइड करिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर, डिवाइड करिए मतलब अरेंज देम इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया या एरिया कवर्ड बाय देम। तो फिर बताना पड़ेगा मालवा सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद आपको नर्मदा सोन वैली रखना है। समझ गए? तो इस तरीके से सबके परसेंटेज याद रखना जरूरी होता है। पहला पॉइंट सतपुड़ा मेकाल से 11% पे है, ये हमने पढ़ लिया। और दूसरा यहां से याद रखना है, ये जो आपका सतपुड़ा मेकाल है लगभग इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर माना गया है। ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार में है ये। क्लियर। चलिए, अब सतपुड़ा पर क्या है? क्या बड़वानी की पहाड़ियां हैं राजपीपला में? बिल्कुल है, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, बड़वानी की पहाड़ियां राजपीपला में है ना, 52 गजा का मंदिर। ठीक है। उसके बाद क्या महादेव, सतपुड़ा, मेकल, धूपगढ़। धूपगढ़ कहां पर? मेकल वाले क्षेत्र में, अमरकंटक वाले क्षेत्र में। क्या ये सारी सीरीज, सारे पर्वत जो हैं या सारी चीजें जो जो आपने पढ़ रहे हैं, ये सभी मिलती हैं हमें सतपुड़ा पर? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इनको। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा तवा, शक्कर, वेनगंगा, वर्धा, गार, ये क्या है? ये रिवर्स हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से रिवर्स जो है वो नीचे की तरफ बहती हैं। तो इनमें आपकी वर्धा, वेनगंगा वगैरह आ जाएंगी। तवा जो है वो इस डायरेक्शन में बहती है। तवा, सॉरी तवा बोल दिया, ये इस डायरेक्शन में बहती है तवा, है ना। और ये ऊपर से नर्मदा आती है तो नर्मदा में मिल जाती है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और अगला देखें अगर अपन, तो यहाँ पर ज्वार, वीट, राइस, कॉटन, है ना, ज्वार, वीट, राइस, कॉटन फसल होती है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने लायक, वो है मैंगनीज और कोल, कॉपर, बॉक्साइट। क्योंकि इसी वाले क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखेगा, ये वाला क्षेत्र है बालाघाट का। और बालाघाट अभी आपको मैंने बताया भी है पहले भी, और अभी फिर से बता रहा हूं, बालाघाट जो है मिनरल के मामले में बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पर रिच इन मिनरल है बालाघाट। ठीक है, रिच इन मिनरल, रिच इन फॉरेस्ट, है ना, ये सारी चीजें, रिच इन रेनफॉल। तो आप मैंगनीज, कोल, कॉपर और आपका बॉक्साइड, आयरन वगैरह जो है सब बालाघाट याद रख सकते हैं। लगभग सभी यहां से निकलते हैं। चट्टानों की बात करो, इस साइड देखोगे तो डेक्कन ट्रैप मिलेगी थोड़ी, और फिर आपको बताई थी धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये वाला क्षेत्र, है ना। लास्ट क्लास याद आ रही है, रॉक्स पढ़े थे। इसमें एक चीज और इंक्लूड हो रही है, रॉक्स में बोल नहीं रहा हूं, देखो पिछले भी आपने बेसाल्ट भी पढ़ी, मेटामॉर्फिक टाइप की भी पढ़ी लास्ट में आपने, है ना। क्योंकि ये वाली जो रॉक्स थी, ये वाली, ये कैसी हो सकती है? मेटामॉर्फिक हो सकती है ना। जो इग्नियस होंगी उन्हीं का जो है वो रूप चेंज हुआ होगा, तभी ऐसी बनी होंगी, तो मेटामॉर्फिक हो गई। फिर आप अभी क्या देख रहे हो? अभी जो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो सतपुड़ा। सतपुड़ा में आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप की मिलती है और धारवाड़ क्रम की मिलती है। बिल्कुल ये वाला क्षेत्र धारवाड़ का है, तो रॉक्स भी आ रही है। फिर उसके बाद ये वेस्टर्न सतपुड़ा और ईस्टर्न सतपुड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। आप जो आपका खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र है उसके पास इधर वाला ईस्टर्न और इधर वाला वेस्टर्न पार्ट,
ये हो गया आपका सतपुड़ा मेकल सीरीज। आगे बढ़े, बारिश पानी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसमें रेनफॉल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल, इसी को बोलते हैं मध्य भारत। मध्य भारत प्लेटू, ठीक है, प्लेटू भी लिख दें, प्लेटू। चलो देखो इसको समझते हैं। मध्य भारत प्लेटू, पहली बात तो इसको आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज याद रखेंगे तो 10.7 परसेंटेज, कितना याद रखना है आपको, 10.7% पे ये मध्य भारत का प्लेटू फैला हुआ है, पहली चीज। दूसरा, यहां से अपन देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखने मिलती है। पहली बात, रेनफॉल देखो 75 सेंटीमीटर, कितना है रेनफॉल, 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्यों कम है? क्यों कम है? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे नॉर्थ में जाते हो आप, हमारे यहाँ रेनफॉल कम होते जाता है, तो ये 75 सेंटीमीटर ही यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। रिवर की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में यहां से चंबल निकल के इधर जाती है, तो चंबल, पार्वती, कूनो, काली सिंध, कुमारी, ये सब रिवर जो है ये सभी की सभी इस पार्ट से होकर फ्लो होती है। यहाँ पर इसको क्यों लिया हुआ है, ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो मंदसौर नीमच का हिस्सा है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमारे सेंट्रल भारत के अंदर या मध्य भारत के अंदर आता है, सेंट्रल इंडिया के अंदर वाले पार्ट में आता है। क्लियर? चलिए यहाँ पर भी मिनरल की बात कर लें तो मिनरल आपको वैसे ही कुछ मिलेंगे, जैसे क्ले वगैरह मिल जाएगा, मार्बल मिल जाएगा, है ना, आपको बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, लाइमस्टोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुरैना वगैरह में सीमेंट फैक्ट्रीज भी लगी हुई है। तो ये बताता है ना, जब आप पूरा देखो क्या होता है ना, पहली बार में किसी को पूरी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप पूरा एक साथ पढ़ लोगे ना तो फिर आप को रिलेट करने लग जाओगे। यहाँ पर लिखा जो मटेरियल है ये कभी याद नहीं रखना पड़ता, क्यों? क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं तो वहां पर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री की ये खासियत होती है कि उसको वहीं पर स्टेब्लिश किया जाता है जहां पर उसके रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो पाए। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो पाने का मतलब ये है कि वहां पर वो चीज बनाने के लिए जो इसेंशियल चीजें हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। अब सीमेंट बनाना है तो लाइमस्टोन चाहिए, है ना, सीमेंट बनाना है तो आपको वहां पर वहीं से माइनिंग करना पड़ेगी किसकी, लाइमस्टोन वगैरह की, और आप उससे सीमेंट बना सकते हैं। तो सीमेंट बनाने के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री लगी तो यहीं कहीं आसपास में लाइमस्टोन होगा, और जहां पर लाइमस्टोन होता है वहां पे चाइना क्ले, फायर क्ले, है ना, क्ले वगैरह ऐसी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ऊपर नॉर्थ वाले क्षेत्र में क्रॉप्स की। किनकी बात करेंगे अपन? क्रॉप। थोड़ी सी स्पेशल है, देख लीजिए क्रॉप्स यहाँ पर क्यों स्पेशल है और क्यों याद रखना है। यहाँ से देखिए क्रॉप्स पढ़िए, लिखा है ज्वार, बाजरा, मेज, लिनसीड, शुगर केन, पैडी यानी धान। ये क्षेत्र के अंदर इतनी फसल आपको याद रखना है कि ये होती हैं, ये क्रॉप्स होती हैं। अब ये वाला क्षेत्र ग्वालियर वाला क्षेत्र है ना, इधर मुरैना, इधर भिंड वगैरह सब, तो इन वाले क्षेत्रों में अगर ऐसा कुछ हो जाए, ज्वार, बाजरा, मेज वगैरह हो रहा है, मतलब यहाँ जो राजस्थान है, राजस्थान तो पहले से ही फेमस था मोटे अनाज के लिए, कोर्सर ग्रेन के लिए। राजस्थान इज फेमस फॉर कोर्सर ग्रेन, मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। तो मध्य प्रदेश का भी ये वाला पार्ट जो राजस्थान से टच होता है, यहाँ पर कौन सी फसल होती है, तो आपके सामने फसल है। समझ में आई? मतलब नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल भारत वाला पार्ट देख ले, मध्य भारत वाला पार्ट अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है कुछ क्रॉप्स। ठीक है, अगली बात करते हैं क्रॉप के अलावा। अब है सॉइल। सॉइल है एलुवियल सॉइल। यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं आप हिंदी में। एलुवियल सॉइल क्यों मिलती है उसका भी रीजन है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से बेतवा टाइप की, जहां से हमारी चंबल टाइप की नदियां, जो बड़ी नदियां हैं, वो यहां से फ्लो होती है। तो जब चंबल टाइप की बड़ी नदी यहां से फ्लो होगी तो क्या होगा, वो नदी अपने साथ में मिट्टी लेकर जाएगी, और मिट्टी जब लेकर जाएगी तो डिपोजिशन होगा, जिससे एलुवियल सॉइल बनती है। हम सॉइल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर लें कि फॉरेस्ट किस टाइप का है, तो हमने बताया कि यहाँ पर थ्रोन फॉरेस्ट है। तो थ्रोन क्यों फॉरेस्ट है? क्योंकि पानी कम गिर रहा है। पानी कम गिरेगा तो जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है, नुकीली सी हो जाती है। फॉरेस्ट की पत्तियां जो होती है वो कैसी हो जाती हैं, नुकीली हो जाती है। इस वजह से ये आप इसको थ्रोन फॉरेस्ट कहते हैं। देन आपके पास आता है कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज हैं, तो टीक, साल, खेर, बबूल, महुआ, तेंदू, पीपल एक्सेट्रा यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्रीज। ठीक, ट्रीज ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी ठीक है। देखो अगला है हमारे पास विंध्यन रॉक ग्रुप विद डेक्कन ट्रैप। यहाँ पर आपको डेक्कन ट्रैप और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी।
विंध्यन क्रम की चट्टानें जब पढ़ाई जा रही थी तो क्या बोला था कि इसमें जो मिनरल्स होते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान में जो मिनरल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल बनाना है या उनको डायरेक्टली यूज करना है तो आपको वो चट्टानें, वहां पर क्ले वगैरह जो होगी वो कहाँ मिलेगी, वो विंध्याचल पर्वत पर मिलती है, विंध्यन रेंज पर मिलती है। ठीक, वहीं पर अगर अपन बात करें इसमें रिवर्स की, तो रिवर कौन कौन सी है, तो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में, मतलब ऊपर वाले क्षेत्र, सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत वाले क्षेत्र में बहने वाली रिवर का नाम आपसे कोई पूछे तो आप एक तो बताएंगे इसके अंदर काली सिंध जाती है, बिल्कुल जाती है, चंबल जाती है, बिल्कुल जाती है, पार्वती, कूनू, है ना, ये सारी रिवर जो है इसके अंदर से फ्लो होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चंबल को देखेंगे तो चंबल इधर से एंटर करके निकल जाती है, पार्वती, काली सिंध वगैरह कुछ ऐसी ऐसी रिवर है ये जो ऐसी बहती है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत से ये रिवर्स फ्लो होती हैं। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट सेंट्रल इंडिया के बाद क्या है। अब आपके पास वो पार्ट जो दो पार्ट में डिवाइड है, बुंदेलखंड, उसी के जस्ट पास में बुंदेलखंड लिखा है तो 7.7, क्योंकि दो पार्ट में है इसलिए 7 ऐसा याद रखेंगे, 7.7 दो पार्ट में है तो 7। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है बीजावर सीरीज, क्या लिखी है, बीजावर सीरीज। याद करिए बीजावर सीरीज आपको बताई गई थी और बोला गया था कि पन्ना वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र, पन्ना वाला जो क्षेत्र है वहां पर बीजावर सीरीज मिलती है। कौन सी मिलती है, पन्ना, छतरपुर वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर बीजावर सीरीज मिलती है। और ये बीजावर सीरीज जो होती है इट इज फेमस फॉर गोल्ड, सॉरी, डायमंड प्रोडक्शन। ये किसके लिए फेमस है, डायमंड के लिए। क्लियर है, इस वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में डायमंड मिलता है ना, डायमंड। चलिए यहां पर बात करते हैं, ये मैप आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगली बात करते हैं सॉइल की, यहां पर कैसा है, तो रेड एंड ब्लैक सॉइल मिलेगी। सॉइल कैसी मिलेगी, रेड एंड ब्लैक। यहां पर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि आपको सेज, साल, तेंदू, महुआ एक्सेट्रा मिल जाएगा। वहीं पर टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, तो बीजावर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ओरछा हो गया, चंदेरी हो गई। सभी आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेंगे, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, ओरछा, निवाड़ी, है ना, आपका बीजावर सीरीज, ये सभी की सभी जो आपके प्लेसेस हैं ये आपको मिलने वाले हैं सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत वाले क्षेत्र में। वहीं पर कुछ बात कर लेते हैं रिवर्स की, तो पहुज, बेतवा, सिंध, धसान, केन रिवर्स, ये इतनी रिवर्स जो हैं वो कहां मिलती है, वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक, उसके बाद आता है कि ये कैसे बनी है, तो ये बनी है वॉल्केनिक रॉक्स से। किससे बनी है ये, वॉल्केनिक रॉक्स से बनी हुई है। ठीक, बढ़े आगे, अगला देखिए। अगला है अपने पास रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रीवा पन्ना प्लेट्यू की बात करें तो इसका एक नाम और दिया गया है, इसको बोलते हैं विंध्य कगारी क्षेत्र। विंध्यन कगारी क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, विंध्यन कगारी क्षेत्र। ठीक है, यहां तक अब समझो। रीवा पन्ना प्लेट्यू 10.3% एरिया पर है। कितने पर है, 10.3% एरिया। ठीक, इसमें आपको सॉइल जो मिलेगी वो मिलेगी रेड येलो सॉइल, जिसको आप, और ब्लैक साथ में, इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हो। ठीक, पानी कितना गिरता है, तो 125 सेंटीमीटर के आसपास। कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो वीट, ज्वार, ऑयल सीड, राइस एक्सेट्रा इसमें फसल होती है। भांडेर और केमूर सीरीज मिलेगी, अगर आप देखेंगे तो केमूर इधर मिल जाएगी और ये भांडेर मिल जाएगी, तो दो सीरीज आपके पास होती है, आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। हल्दू, बेम्बू, साज, सेमल, तेंदू, सलाई, ये जो है, ये सताई, ये जो है, ये यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इजी है। बढ़े आगे, चलिए अगला देखेंगे हमारा बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड। बघेलखंड जो होगा कितने परसेंट एरिया पर, 7%, क्योंकि बुंदेलखंड आपने 7.7 बता दिया, ये 7% पे। इसी को क्या ईस्टर्न प्लेटू बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्या इसी वाले क्षेत्र में आपको उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली एक्सेट्रा मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या इन्हीं क्षेत्रों में कोयला मिलता है, हाँ इन्हीं क्षेत्रों में कोयला मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए बहुत फेमस है। तो बघेलखंड प्लेटू जो है इट इज वेरी फेमस फॉर कोल। किसके लिए फेमस है, ये कोल के लिए फेमस है। और अगर कोल के लिए फेमस होगा तो यहां से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर डायमंड आता तो बीजावर सीरीज भी सही हो जाती है, वैसे ही अगर कोल आएगा तो सीरीज कौन सी सही होगी, गोंडवाना सीरीज। ठीक है, रिवर की बात करते हैं तो पूरा ईस्टर्न मध्य प्रदेश पे सोन, जोहिला, बनास, गोपद और रिहंत रिवर है। ये रिवर जाती है मध्य प्रदेश के बघेलखंड से निकलकर। ठीक, अब ये बघेलखंड है, इधर देखेंगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है कौन, महानदी। इधर नीचे कौन मिलेगी, ऐसे मिलती है, खैर ऐसे मिलती है, ये महानदी हो गई और इसी से निकलकर ऊपर की तरफ चली आती है सोन रिवर।
तो यहां से आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपका ये बघेलखंड प्लेटू है ये वाटर डिवाइडर की तरह काम करता है सोन और महानदी पे, वाटर डिवाइडर की तरह काम करता है सोन और महानदी। क्लियर है ये बात? फिर इसके बाद बात करेंगे अपन सॉइल की। सॉइल कौन सी होती है? तो ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल, रॉकी सॉइल। बघेलखंड वाले क्षेत्र में मिक्स्ड टाइप की सॉइल होती है, पर मिक्स्ड नहीं बताएंगे, ब्लैक कॉटन या सॉरी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक या रॉकी सॉइल बताना है यहाँ पर। फिर बात करते हैं साल, टीक, कुसुम, गांजा, नहीं है ना, गुंजा, गांजा नहीं गुंजा। तो ये जो साल वाला ट्री है, ये साल वाला ट्री वही होता है लगभग लगभग, अभी तो लगभग अब सब जगह बोल देते हो, पर साल का ट्री वही होता है जहां लगभग 100 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर जहां तक बारिश हो, वहीं पर साल का ट्री होता है। ये फैक्ट है, ठीक? तो याद रखना साल का ट्री कहां होता है? तो जहां पर बारिश जो है वो कितनी हो, लगभग 120 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। कोल किसके लिए? गोंडवाना सीरीज की। चलिए, कुछ इस वाले क्षेत्र में अगर अपन देखें तो बॉक्साइड लाइन फायर के लिए मिल सकती है, क्योंकि नीचे ही आपका बालाघाट है। इधर रेनफॉल ज्यादा होता है, इसलिए राइस, ज्वार और लिनसीड बोए जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला अपना कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे लिखा है मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? मतलब ये अपने सातों सेक्शन कवर हो चुके हैं ना, ये सभी सातों की सातों क्या हो गए, कवर हो गए हैं। ठीक, इनको एक बार आज ही आप इनको अच्छे से देख लो। और अब अपनी कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं जिसमें लिखा है मालवा का कश्मीर। तो यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कश्मीर ऑफ मालवा, कश्मीर ऑफ मालवा। जिला तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नरसिंहपुर भी है ना। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है नरसिंहगढ़। ठीक, ये क्या लिखा है? नरसिंहगढ़ लिखा है। किस जिले में पड़ता है? तो नरसिंहपुर जो था वो तो अपना इंडिपेंडेंट जिला है, लेकिन ये जो है नरसिंहगढ़ जो है ये पड़ता है राजगढ़ में, है ना। नरसिंहगढ़ जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, जिसको मालवा का कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, मालवा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है ना? तो ये कहा है फाइयान ने। किसने कहा है? फाइयान ने। बेस्ट क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, किसको कहा गया है? तो यहां से याद रखेंगे आप, मालवा वाले क्षेत्र को कहा है। और किसने कहा है? तो कहने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखेंगे आप, फाहियान। ठीक, चाइनीज ट्रेवलर था, ये इंडिया आया या रहा यहाँ पर, उसने देखा कि सबसे बढ़िया जलवायु जो है वो कहाँ की है? मालवा की है। मालवा के पठार को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है बकेट ऑफ व्हीट। इसको क्या बोलते हैं? बकेट ऑफ व्हीट। हिंदी में लिखा रहेगा तो डलिया भी लिखा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने का नहीं। इसको अपन मालवा को कहेंगे। किसको कहेंगे? मालवा को। बकेट ऑफ व्हीट किसको कहा जाता है? मालवा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास रीवा पन्ना का पठार। अभी मैंने आपको बताया रीवा पन्ना प्लेटू जो है, रीवा पन्ना प्लेटू का एक नाम और है। क्या नाम है? विंध्य कगारी क्षेत्र है क्या? रीवा पन्ना प्लेटू का एक नाम और है, इसको अपन बोलते हैं विंध्यम कगारी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद लिखा है नर्मदा सोन वैली जो है, ये नर्मदा घाटी को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये मैं आपको रिवर में भी बता दूंगा। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं आप, चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज हाईएस्ट, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट किसकी ज्यादा है? HIGHT, एवरेज हाइट अगर आपसे पूछी जाती है तो किसकी ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम में बताएंगे, मैक्सिमम किसकी है और मिनिमम किसकी, ये पॉइंट आपको बताना है मुझे। जैसे अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जो लगभग सबसे थोड़ा ज्यादा ही उठा हुआ है वो है सतपुड़ा। ठीक, और एक ऐसा क्षेत्र जो अंदर दबा हुआ है वो है नर्मदा वैली। ये कौन सा एरिया है? नर्मदा वैली वाला है। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि भारत मध्य प्रदेश का टोटल ओवरऑल जब आप ज्योग्राफी देखोगे तो वहां पर आपको नर्मदा वैली जो है वो थोड़ी गहरी दिखाई देगी, और मध्य प्रदेश का ये जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है ये इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। चलिए, मध्य भारत का पठार, अभी हमने जो सेंट्रल भारत लिखा था या मध्य भारत लिखा था, मैं इसको मध्य भारत ही लिखूंगा अभी। मध्य भारत जो आपने लिखा था, इसका जो पठार है मध्य भारत का,
मध्य भारत को बोला जाता है, हांडी लिखा है ना, बकेट लिख देते हैं, बकेट ऑफ मस्टर्ड, BUCKET। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य भारत का पठार, है ना, मध्य भारत का पठार सबसे कम वर्षा वाला, है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां पर लीस्ट रेनफॉल होता है, लीस्ट रेनफॉल सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है। प्लेस की बात करें तो पचमढ़ी में होता है। बघेलखंड का पठार जो है, बघेलखंड के पठार को जो कर्क रेखा है वो दो बराबर बराबर भागों में काटती है। याद रखना, कर्क रेखा जो है वो बघेलखंड के पठार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहां पर से मैं लिख सकता हूं क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स किसको, बघेलखंड इंटू टू पार्ट। ठीक है, अगला बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि मराठास या बुंदेलास जो होते हैं, मराठा नहीं बुंदेलास जो होते हैं कहाँ रहते हैं, तो ये किस वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये रहते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और यहीं पर एक शासक हुए हैं जिनके जो अंडर में थे दो लोग, बहुत फेमस सेनापति जिनका नाम आल्हा और रुदल था। तो ये आल्हा और रुदल जो है ये इनकी युद्ध भूमि में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इनकी ना शौर्य गाथाएं लिखी गई, वो शौर्य गाथाएं गाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए हो गया, आला उदल की बातें गाई जाती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का विंध्यनशैल का भाग है। अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो विंध्यनशैल का पार्ट है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? ये PDF ये एक बार रीड करिएगा, बहुत सारी काम की चीजें लिखी हैं, आपको याद करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं थोड़ा अगले क्लास में, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अब। ठीक, चलिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, अगले टॉपिक अगले क्लास में मैं अगले टॉपिक को कवर करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।